पार्ट में हमने देखा ब्रजमोहन और महेश धनपति मंदिर की ओर चले जा रहे होते हैं। तभी महेश को बहुत तेज प्यास लगती है और जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी ब्रजमोहन आसपास पानी खोजता है। नदी किनारे वो पानी लाने जाता है लेकिन उसके पास कोई बर्तन नहीं होता। तभी पेड़ के नीचे पड़े एक पुराने मटके में वो पानी भरकर ले आता है, लेकिन एक फूलवती नाम की लड़की उसका पीछा कर रही होती है। वो ब्रजमोहन के पास आती है। ब्रजमोहन उससे पूछता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तभी फूलवती बोलती है, जिस मटके में तुम पानी भर के लाए हो वो मटका मेरा है और ये हमारा इलाका है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर आप इस कहानी को शुरू से देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब आगे फूलवती ब्रजमोहन से कहती है, इतना सफ़र तय करने के बाद आप लोगों को भूख तो लगी ही होगी। महेश बोलता है, हाँ बहुत भूख लगी है। तभी फूलवती बोलती है, हमने टोकरी में कुछ ताज़े फल तोड़ कर रखे थे, रुको अभी लाती हूँ। इतना कहकर फूलवती तुरंत अपने फलों की टोकरी ले आती है। ब्रजमोहन बोलता है, अरे हम लोगों के लिए तुम क्यों परेशान हो रही हो? तभी फूलवती कहती है, इसमें तकलीफ़ की कोई बात नहीं, आप लोग बस फल खाइए। ब्रजमोहन और महेश फल खाने लगते हैं और देखते ही देखते महेश और ब्रजमोहन बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। ब्रजमोहन और महेश के बेहोश होते ही फूलवती के चेहरे पर एक चालाकी भरी हंसी तैर जाती है, क्योंकि फूलवती ने ही टोकरी के फलों में आक के पौधों की पत्तियों का रस डाला था ताकि महेश और ब्रजमोहन को बेहोश कर सके। फूलवती सोचती है, फूलवती चलो ये लोग तो बेहोश हो गए, अब गांव से 2 लोग बुलाकर इन्हें सोनपुर ले जाती हूँ। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही ब्रजमोहन बेहोशी के बाद अपनी आंखें खोलता है तो वो चौंक जाता है। वो बोलता है, मैं इधर कैसे पहुँच गया, कौन सी जगह है ये? ब्रजमोहन की नज़र तभी बेहोशी से जाग रहे महेश पर भी पड़ती है। महेश बोलता है, ब्रजमोहन जी हम लोग किस जगह पर हैं? तभी फूलवती कहती है, हम बताते हैं तुम लोग किधर हो, ये सोनपुर गांव है और तुम लोग हमारे घर में हो। तभी ब्रजमोहन आश्चर्य में बोलता है, इसका मतलब तुम हम लोगों को बेहोश करके इधर लाई हो, लेकिन क्यों? तभी वो लड़की बोलती है, इसका जवाब तुम्हारे हमारे बाबा और इस गांव के मुखिया देवी दयाल देंगे। जब तक बाबा आते नहीं तब तक यहाँ से हिलना भी मत, समझे? तभी ब्रजमोहन चिल्लाते हुए बोलता है, तुम होती कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाली? मैं अभी के अभी यहाँ से जा रहा हूँ, चलो महेश। ब्रजमोहन और महेश जाने ही वाले होते हैं कि तभी फूलवती देवी दयाल को आवाज़ लगा देती है, बाबा ओ बाबा। फूलवती की आवाज़ लगाते ही तुरंत फूलवती के पिता और सोनपुर गांव के मुखिया देवी दयाल अंदर आ जाते हैं। एक बूढ़ा आदमी अंदर आता है और बोलता है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, फूलवती के मना करने के बाद भी यहाँ से जाने लगे? तभी ब्रजमोहन बोलता है, आखिर आप लोग चाहते क्या हैं, हमें जाने क्यों नहीं देते? वो आदमी बोलता है, तुम लोगों को इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि तुम लोग धनपति मंदिर को लूटना चाहते हो। धनपति मंदिर में नागराज का वास है और हमारा सोनपुर गांव नागराज के अधीन है। अगर तुम लोगों ने नागराज को क्रोधित कर दिया तो तुम्हारे साथ साथ पूरा सोनपुर गांव भी नागराज के क्रोध का भागी बन जाएगा। नागराज के क्रोध की वजह से पहले भी सोनपुर गांव कई बार तबाही का सामना कर चुका है, इसलिए तुम लोग जब तक हम ना कहें यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तभी ब्रजमोहन सोचता है, मैं भी देखता हूँ ये लोग मुझे धनपति मंदिर जाने से कैसे रोकते हैं। फिलहाल तो इन लोगों के सामने इनकी बात मान लेता हूँ ताकि किसी को शक ना हो। तभी ब्रजमोहन उस आदमी से कहता है, ठीक है, यदि ऐसी बात है तो मैं धनपति मंदिर नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या मैं अपने घर वापस लौट सकता हूँ? तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है, बिल्कुल नहीं, जब तक तुम लोगों पर भरोसा नहीं हो जाता तुम यहीं रहोगे। कहकर देवी दयाल चला जाता है, लेकिन ब्रजमोहन ने सोच लिया था वो आज रात ही सोनपुर गांव से निकल जाएगा। रात होते ही ब्रजमोहन महेश को लेकर सोनपुर गांव से चुपचाप बाहर जाने लगता है। ब्रजमोहन महेश से कहता है, जल्दी चलो महेश, जल्दी चलो। ब्रजमोहन और महेश सोनपुर गांव से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी उनके सामने फूलवती आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, क्या सोचा था तुम लोगों ने कि तुम लोग फूलवती की नज़र से बच जाओगे? अब तुम दोनों को ऐसी सज़ा देंगे सोनपुर के लोग जो तुम दोनों ने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। ब्रजमोहन कहता है, मैं भी देखता हूँ मुझे कोई
कैसे रोक सकता है। तभी फूलवती कहती है, तुम अकड़ में हो बहुत, देखो हम तुम्हारी अकड़ कैसे निकालते हैं। तभी ब्रजमोहन कहता है, अच्छा फिर से अपने बाबा को बुलाओगी, बुला लो। फूलवती कहती है, इस बार सिर्फ बाबा को नहीं पूरे गांव को बुलाऊंगी। इतना कहते ही फूलवती आवाज़ लगाकर सोनपुर गांव के सारे लोगों को बुलाने लगती है और चिल्लाते चिल्लाते बोलती है, सब लोग जल्दी आओ, बाबा जल्दी, ये दोनों फिर से भाग रहे हैं। तभी वो बाबा जो गांव का मुखिया होता है वो आ जाता है और बोलता है, ये तो फूलवती की आवाज़ लग रही है, चलो चलकर देखते हैं। उस गांव में एक औरत बोलती है जो कि अपने पति को खाना दे रही होती, बोलती है, लगता है कोई मुसीबत आ गई है, तभी फूलवती सबको बुला रही है, जल्दी चलिए। फूलवती की आवाज़ सुनकर गांव के लोगों तक पहुंच चुकी थी और गांव के लोग इकट्ठा होकर जल्दी ही फूलवती के पास पहुंचने लगते हैं। गांव के इतने लोगों को देखकर ब्रजमोहन एक पल को सहम जाता है, सोचता है अब इन लोगों से बचकर कैसे निकलूं। भी गांव का मुखिया चिल्लाते हुए बोलता है, हमारे इतना समझाने के बाद भी तुमने हमारी बात नहीं मानी। गांव के लोगों में से एक आदमी बोलता है, ये वही दोनों हैं जिनको मुखिया देवी दयाल ने अपने घर पर रखा था, देखो मौका देकर कैसे भाग रहे हैं। तभी एक और आदमी उसमें से बोलता है, हाँ अच्छा हुआ फूलवती ने इनको भागते हुए देख लिया, नहीं तो ये लोग धनपति मंदिर पहुंच जाते तो गांव संकट से घिर जाता। तभी महेश ब्रजमोहन से कहता है, ब्रजमोहन जी, गांव वाले चारों तरफ से घेर कर खड़े हो चुके हैं, अब कैसे निकलेंगे यहाँ से। तभी ब्रजमोहन बोलता है, हम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं, ना हमने कुछ गलत किया है, ना ही हम इनके गुलाम हैं। आप सब इस तरह से हम दोनों का रास्ता नहीं रोक सकते। इतने सारे लोग मिलकर दो अकेले लोगों पर हावी हो रहे हो, इसमें कौन सी बहादुरी है। तभी फूलवती कहती है, बाबा ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इन लोगों को पेड़ से बांधकर बंदी बना लेना चाहिए। फूलवती ठीक कह रही है, बांध दो इन दोनों को पेड़ से। तभी उन दोनों को पेड़ से बांध दिया जाता है और गांव के मुखिया चिल्लाते हुए बोलते हैं, अब तुम लोग तब तक इसी तरह बंदी बनकर रहोगे जब तक धनपति मंदिर जाने का विचार अपने मन से ना निकाल दो। तभी ब्रजमोहन चिल्लाते हुए बोलता है, आप लोग समझ क्यों नहीं रही, मेरा धनपति मंदिर पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ कई सालों से मेरे भाई की आत्मा कैद है, मुझे उसकी आत्मा को मुक्त कराना है। ब्रजमोहन की बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। तभी देवी दयाल ब्रजमोहन से पूछता है, इसका मतलब वो तुम्हारा ही भाई था जिसके कारण कई साल पहले धनपति मंदिर में प्रवेश करने के कारण पूरे गांव को नागराज का प्रकोप झेलना पड़ा था। तभी ब्रजमोहन बोलता है, लेकिन आपका सोनपुर गांव नागराज के अधीन क्यों है? धनपति मंदिर में किसी के भी प्रवेश करने से नागराज आपके गांव पर क्रोधित क्यों होते हैं? ब्रजमोहन के ये सब पूछने पर देवी दयाल ब्रजमोहन को बताता है, बहुत साल पहले की बात है। अब कहानी बहुत साल पहले की है, जब इस क्षेत्र पर राजा धर्मपाल का शासन हुआ करता था। राजा धर्मपाल के शासन में हर तरफ सुख समृद्धि थी, लेकिन देखते ही देखते इस राज्य की खुशियाँ कब दुखों में बदल गई जब राजा धर्मपाल की पत्नी रानी सुनंदा की अकाल मृत्यु हो गई। रानी सुनंदा बागीचे में फूल तोड़ रही थी, तभी अचानक एक काले नाग ने रानी सुनंदा को डस लिया। राजा धर्मपाल रानी के पास पहुंच पाते उसके पहले ही रानी की मृत्यु हो चुकी थी। कुछ दिन बाद एक सिद्ध सपेरा महल में आया और उसने राजा धर्मपाल से कहा, राजा धर्मपाल, आप पर और आपके राज्य पर काल सर्प दोष का प्रकोप है, इसलिए रानी सुनंदा की मृत्यु भी सर्पदंश से हुई है। यदि आप इस दोष से बचना चाहते हैं तो राजकोष का 3/4 धन सोनपुर गांव के पास स्थित धनपति मंदिर में नागदेव को अर्पित करना होगा। नागदेव आपके इस धन की रक्षा भी करेंगे। याद रहे, धनपति मंदिर में कोई भी प्रवेश ना करे, नहीं तो नागदेव के गुस्से का परिणाम आपके साथ साथ सोनपुर के वासियों को भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए सोनपुर के लोगों की जिम्मेदारी भी होगी कि कोई भी धनपति मंदिर में प्रवेश ना करे। तभी राजा धर्मपाल बोलता है, ठीक है, हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे और वैसा ही करेंगे जैसा कि आपने कहा है। ये सारी बातें ब्रजमोहन को गांव का मुखिया दीनदयाल बताता है।
और तभी बोलता है, राजा धर्मपाल ने वैसा ही किया जैसा उस सपेरे ने कहा था, लेकिन फिर भी राजा धर्मपाल की एक गलती के कारण उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने कभी नहीं सोचा था। आखिर क्या हुआ था राजा धर्मपाल के साथ? अब क्या होगा ब्रजमोहन का अगला कदम? जानने के लिए बने रहे कहानी के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।